नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे विशेष कार्यक्रम में। बगावत शब्द आज का नहीं है, सालों पुराना है। इतिहास में भी बगावत के तमाम सारे किस्से सुने जाते रहे हैं, लेकिन राजनीतिक बगावत निश्चित तौर पर एक अलग बात है। और जब महाराष्ट्र की राजनीतिक बगावत हो तो उस पर बात करना लाजमी है। और हमेशा की तरह महाराष्ट्र की राजनीति के जानकार, महाराष्ट्र की राजनीति को अच्छे से समझने वाले वरिष्ठ पत्रकार एबीपी न्यूज के जितेंद्र दीक्षित हमारे साथ मौजूद हैं। जितेंद्र भाई, स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। धन्यवाद जोशी जी। आपने महाराष्ट्र की राजनीति पर यह पुस्तक लिखी है, सबसे बड़ी बगावत। इसके बारे में थोड़ा सा जानना चाहता हूँ। पूरा देश इसको अलग एंगल से देख रहा था। इसके पहले भी जो 35 डेज आपने किताब लिखी थी और उस पर भी हमने काफी अच्छा शो किया था, लोगों को काफी अंदर की जानकारी मिली थी। तो इस बगावत को विस्तार से बताइए। जी बिल्कुल जोशी जी, सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने अपने मंच से मुझे अपने किताब के बारे में बातचीत करने का मौका दिया। तो इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इसके पहले भी मेरी दोनों किताबों पर जो आपने चर्चाएं आयोजित की थी, उनमें बड़ा मजा आया था। और आई वॉज लुकिंग फॉरवर्ड कि इस बार भी हम ऐसी बातचीत जरूर। करेंगे। तो सबसे पहले तो मैं शुरू करता हूं किताब के शीर्षक से कि इसका मैंने नाम दिया है सबसे बड़ी बगावत। अब आप पूछेंगे कि ये सबसे बड़ी बगावत कैसे हो गई, तो इसके पीछे की कहानी क्या है, इस टाइटल के पीछे की। तो दरअसल शिवसेना जब से अस्तित्व में आई है 60 के दशक से, तब से लेके अब तक पार्टी ने 4 बगावतें देखी हैं। तो पहली बगावत 1991 की थी, जब छगन भुजबल ने की थी। दूसरी बगावत साल 2005 में जब नारायण राणे ने की थी, और उसके कुछ महीने बाद ही राज ठाकरे ने की थी। 3 बगावतें हुई थी, और ये चौथी बगावत है जो साल 2022 में हो रही है। जो इसके पहले की 3 बगावतें थी, उस वक्त बाला साहब ठाकरे जिंदा थे, शिवसेना के जो सुप्रीमो थे। और उन बगावतों की वजह से शिवसेना को ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा था, और शिवसेना देर सवेर उबर आई थी। लेकिन इस बगावत की खासियत यह है कि इस बगावत ने न केवल शिवसेना को, यानी कि उद्धव ठाकरे को, सत्ता से बेदखल कर दिया, बल्कि अब यह आशंका भी बनाई है कि ठाकरे परिवार के हाथ से शिवसेना की बागडोर भी निकल जाएगी। तो इस तरह की आशंका पैदा हो गई है। अब आप जैसा कि सभी लोग ये समझते हैं कि शिवसेना और ठाकरे एक पर्यायवाची शब्द एक दूसरे के बन गए हैं। लोग इमेजिन नहीं कर सकते कि बिना ठाकरे के शिवसेना होगी, लेकिन वैसी स्थिति पैदा हो गई है। और अब मामला सुप्रीम कोर्ट में भी है, चुनाव आयोग के सामने भी है, और उनकी ओर से ही जो फैसला आएगा तब ये पता चलेगा कि आखिर में असली वाली शिवसेना कौन सी है, शिंदे के साथ जो है या फिर उद्धव ठाकरे के साथ है। तो ये बगावत अब तक की सबसे अलग बगावत है, और सबसे ज्यादा इसने शिवसेना को डैमेज किया है, क्योंकि इसमें ना केवल शिवसेना के ज्यादातर सांसद एकनाथ शिंदे के साथ गए हैं, ज्यादातर विधायक एकनाथ शिंदे के साथ गए हैं। इसके अलावा जो तमाम महानगर पालिकाएं जहां पर शिवसेना की सत्ता है, वहां के ज्यादातर पार्षद वहां पर चले गए हैं एकनाथ शिंदे के साथ। जो पार्टी का स्ट्रक्चर है, संगठन का जो ढांचा है, उसमें के बहुत सारे लोग, बहुत सारे पदाधिकारी, विभाग प्रमुख हो गए, शहर प्रमुख हो गए, संपर्क प्रमुख हो गए, ऐसे लोग भी एकनाथ शिंदे के साथ बड़े पैमाने पर गए हैं। तो पूरी तरह से इस बगावत ने शिवसेना को हिलाकर रख दिया है, और इससे यही संदेश मिल रहा है कि उद्धव ठाकरे जो है इस मामले में कमजोर पड़ गए हैं, और अब ये उनके लिए बड़ा मुश्किल होगा कि वो शिवसेना की बागडोर अपने हाथ में संभाले रखें। शिवसेना के अस्तित्व को चुनौती नहीं है बाला साहब ठाकरे के परिवार का जो एकाधिकार शिवसेना पर था? क्या लगता है कि इस बगावत के बाद वो एकाधिकार खत्म हो जाएगा? देखिए, शिवसेना के अस्तित्व को तो चुनौती नहीं है, क्योंकि जिन लोगों ने बगावत की है वो अपने आप को शिवसेना ही मानते हैं। उनका ये कहना है कि हम शिवसेना से निकले ही नहीं है, लेकिन हम ही शिवसेना है। और हम बाला साहब ठाकरे के जो कट्टर हिंदुत्ववादी विचार थे, हम उसी के अनुयायी हैं। हम उन्हीं विचारों का अनुसरण करते हैं, उन्हीं की बताई हुई राह पर चलते हैं, और हमने पार्टी भी नहीं छोड़ी है। यहाँ तक कि जो शिवसेना का चुनाव चिन्ह है धनुष बाण, उस पर इन्होंने दावा कर दिया है। तो ये शिवसेना के अस्तित्व को खत्म करने वाली बात नहीं है। यहाँ पर जो सवाल, आपका सवाल का जो दूसरा हिस्सा है कि ठाकरे परिवार के हाथ से छीनने का, तो जाहिर तौर पर वहां पर ये सवाल बिल्कुल लाजमी नजर आता है, क्योंकि जैसा मैंने बताया कि तमाम जो पार्टी के पदाधिकारी हैं, सांसद, विधायक, पार्षद, ये सब बड़े पैमाने पर छोड़कर चले गए हैं एकनाथ शिंदे के खेमे में। तो ऐसे में उद्धव ठाकरे अलग थलग पड़ते नजर आ रहे हैं, और उनके इर्द गिर्द के जो 4-5 खास खास लोग हैं वही अब उनके साथ रह गए। एक संजय राउत जो काफी करीबी थे उनके, वो तो अब जेल चले गए हैं। ईडी ने उनको गिरफ्तार कर लिया है, तो पीएमएलए एक्ट में वो अब न्यायिक हिरासत में पहुंच गए, तो जेल में है इस वक्त।
क्या ये जो बगावत थी, आपने कहा कि ये अलग किस्म की बगावत है। आपने उसको लेकर अपने जो बात है उसको तथ्य भी आपने काफी अच्छे से दिए। जो वर्तमान समय चल रहा है, मुझे लगता है 43 दिन की स्थिति बनी रही थी। उसके बाद भी कहीं न कहीं शिवसेना और एकनाथ शिंदे की जो शिवसेना है, उसमें थोड़ा-सा अभी अस्तित्व, जो मैं कह रहा हूँ शब्द वो इसीलिए कह रहा हूँ कि क्या शिवसेना बाला साहब ठाकरे के परिवार के पास रहेगी? क्या चुनाव आयोग और कोर्ट के निर्णय के बाद एकनाथ शिंदे के पास जाएगी? इसको लेकर भी लोग आशंकित हैं। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, जहां तक सवाल है क्या शिवसेना ठाकरे परिवार के पास रहेगी, तो ये निर्णय दो अलग अलग संस्थाएं हैं जिनको करना है। एक चुनाव आयोग और दूसरा है सुप्रीम कोर्ट। चुनाव आयोग के पास में दोनों ही गुटों ने दावा ठोका है कि असली शिवसेना हम ही है। इसके अलावा विधानसभा में जब ये सारी सरगर्मी चल रही थी, तब भी दोनों गुटों ने दावा किया था कि असली शिवसेना हम ही है। वो मैटर सुप्रीम कोर्ट में है। अब शिवसेना किसके पास रहेगी, शिंदे के पास या ठाकरे के पास, वो इन दोनों संस्थाओं पर ही निर्भर करता है कि आखिर शिवसेना किसके पास रहेगी। मान लीजिए कि अगर सुप्रीम कोर्ट ये फैसला सुनाता है कि नहीं, उद्धव ठाकरे की शिवसेना ही असली शिवसेना है, तो ऐसे में एकनाथ शिंदे के सामने फिर ये विकल्प रह जाता है कि या तो वो कोई नई पार्टी गठित करें या फिर अपने गुट का किसी दूसरी पार्टी में विलय कर दें, या तो बीजेपी में विलय कर दें या राज ठाकरे की पार्टी एमएनएस में विलय कर दें या कहीं और कर दें। तो फिर उनके सामने ये विकल्प रह जाएगा। इस समय जो स्थितियां आपने इन पूरे समय के दौरान देखी, इस बगावत के दौरान देखी, अ, क्या लगता है इस बगावत की शुरुआत कैसे हुई, ये जरूर जानना चाहेंगे। तो मैं बगावत के शुरुआत बताने से पहले मैं आपको बताऊंगा कि बगावत क्यों हुई। क्यों? फिर उसके बाद हम बगावत की शुरुआत की बात करेंगे। देखिए, ऐसा है कि बगावत के जो नायक हैं या खलनायक हैं, जो भी आप कह लीजिए, एकनाथ शिंदे, दरअसल वो शिवसेना में उद्धव ठाकरे के बाद बहुत ही प्रभावशाली नेता माने जाते रहे हैं। तन मन धन से वो शिवसेना से जुड़े रहे हैं और उनका जो नेटवर्क है, हालांकि वो है ठाणे के, लेकिन उनकी एक पैन महाराष्ट्र जो है उनकी इमेज रही है। और महाराष्ट्र के अलग अलग जिलों में उनका अपना अच्छा नेटवर्क रहा है। अलग अलग जिलों के विधायक जो है वो उनके खेमे में रहे हैं, उनके साथ में रहे हैं पहले से ही। इसके अलावा ये पार्टी के लिए बड़े पैमाने पर फंड भी जुटाते आए हैं। इनके पास मैन पावर भी अच्छा है। ये शिवसेना के नाम से काफी समाज कार्य कर चुके हैं, सोशल वर्क कर चुके हैं, लेकिन ये क्रेडिट देते थे हमेशा शिवसेना को, जबकि अपने निजी तौर पर भी कई सारे काम करते थे। तो शिवसेना में इनकी बड़ी ही प्रभावशाली इमेज थी। साल 2019 में जब आप, हमारी जो पिछली बात हुई थी 35 डेज को लेकर, जो 35 दिनों का ड्रामा चला था और जिसके बाद ये तय हुआ था कि शिवसेना बीजेपी से अलग हो जाएगी और कांग्रेस एनसीपी के साथ मिलकर सरकार बनाएगी, तब सभी लोग ये मान रहे थे कि अगर शिवसेना का मुख्यमंत्री बनेगा तो वो एकनाथ शिंदे होंगे, क्योंकि उद्धव ठाकरे के बाद पार्टी में सबसे कद्दावर नेता एकनाथ शिंदे ही थे। और एकनाथ शिंदे का नाम इसलिए भी बार बार बोला जा रहा था क्योंकि सबको लग रहा था कि ठाकरे परिवार अपने आप को सत्ता से अलग रखेगा। जैसे कि बाला साहब ने ये शपथ ली थी कि मैं कभी सत्ता में नहीं जाऊंगा, मैं रिमोट कंट्रोल से सरकार चलाऊंगा, मैं कोई पद नहीं स्वीकार करूंगा। तो सबको लगा था कि भाई उद्धव भी वही करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ठाकरे परिवार से दो लोग सरकार में शामिल हो गए। उद्धव ठाकरे खुद मुख्यमंत्री बन गए, आदित्य ठाकरे को भी कैबिनेट मंत्री बना दिया। वहां पर जो है एकनाथ शिंदे को पहला झटका लगा, क्योंकि उनकी महत्वाकांक्षा भी थी, उनके इर्द गिर्द के लोग भी बोल रहे थे कि आप ही सीएम बनने वाले हैं, आप ही उसके लायक हैं। लेकिन वहां पर एक झटका लगा, उद्धव ने कहा सीएम मैं खुद बन रहा हूं। तो ये पहला मौका था जो जहां पर एक टीस हुई एकनाथ शिंदे को। दूसरी बात ये कि एकनाथ शिंदे जो है वो देवेंद्र फडणवीस के काफी करीबी माने जाते थे। जब 2014 में शिवसेना बीजेपी की सरकार आई थी, तो भले ही सामना के जरिए या बयानों के जरिए जो है लगातार शिवसेना बीजेपी को टारगेट कर रही थी, सत्ता में साथ रहते हुए भी, लेकिन एकनाथ शिंदे के साथ ऐसा नहीं था। और एकनाथ शिंदे काफी मतलब उनका दोस्ताना रवैया था बीजेपी के साथ में, और खास करके देवेंद्र फडणवीस के साथ। ये बात थी। अब दूसरा ये कि महाविकास आघाड़ी में एनसीपी का काफी दबदबा था। ये कहा जा रहा था कि भले ही मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे थे, लेकिन सत्ता का रिमोट कंट्रोल शरद पवार के हाथ में था। शरद पवार जो चाहते थे वैसा ही होता था। उसके अलावा उनके भतीजे अजीत पवार जो कि उप मुख्यमंत्री थे, साथ में वित्त मंत्रालय था, उनकी अलग दबंगई चलती थी।
कांग्रेस का कहना था, शिवसेना वालों का भी कुछ लोगों का दबे मुंह कहना था कि हमको हमारे विभागों के लिए पैसा ही नहीं दिया जाता है, फंड ही नहीं मिलता, वित्त मंत्री पैसा देगा, हमें पैसे नहीं दिए जाते हैं। तो ये बात भी खटक रही थी सभी को। इसके अलावा जो शिवसेना के विधायक थे, उनको ये बात चुभ रही थी कि जब एनसीपी के लोग उनके क्षेत्र में आते थे कोई कार्यक्रम में या भाषण वगैरह देने के लिए, तो वो ये कहते थे कि अगली बार यहां से एनसीपी का विधायक होगा। तो ये क्या बात हुई, एक तरफ आप हमारे साथ सत्ता में भी और दूसरी तरफ आप हमारे क्षेत्र में आके बोलते हैं कि अगली बार से यहाँ हमारा विधायक होगा। तो एक ये फीलिंग बड़े पैमाने पर घर कर गई थी शिवसेना के विधायकों के बीच कि एनसीपी शिवसेना को खत्म कर रही है और सत्ता में आकर शिवसेना का इस्तेमाल करके वो अपने आप को फैला रही है, लेकिन शिवसेना खत्म होती जा रही है, ये फीलिंग थी। इसके बाद एकनाथ शिंदे के कुछ निजी कारण थे, जैसे कि एकनाथ शिंदे नगर विकास मंत्री थे, लेकिन उनके मंत्रालय में उन्हें ऐसा लग रहा था कि अतिक्रमण हो रहा था आदित्य ठाकरे का। आदित्य ठाकरे ने अपनी एक कोठरी बना ली थी और आदित्य ठाकरे थे तो पर्यावरण मंत्री थे, वो पर्यटन भी मंत्री थे, लेकिन इसके बावजूद दूसरे विभागों में भी उनका जो है दखल रहता था और एकनाथ शिंदे को बात पसंद नहीं आती थी। खास करके जो मुंबई, क्योंकि नगर विकास मंत्री हैं तो मुंबई महानगर पालिका, एमएमआरडीए जैसी एजेंसियां उनके अंडर में आती हैं, लेकिन इस तरह की एक इमेज बन गई थी कि इनके विभागों के फैसले भी आदित्य ठाकरे लेते थे और इनके पास सिर्फ फाइल साइन करने के लिए भेज दी जाती थी। तो ये बात उन्हें खटक रही थी। हालांकि आदित्य ठाकरे की ओर से ये कहा गया था कि एक प्रभारी मंत्री होता है, जो महाराष्ट्र के अलग अलग जिलों में प्रभारी मंत्री बनाए जाते हैं, जो कल्चर विशेष करके महाराष्ट्र में ही है इस तरह का पॉलिटिकल कल्चर, प्रभारी मंत्री बनाए जाने का। सभी राज्यों में ऐसा नहीं होता है। तो आदित्य ठाकरे मुंबई के प्रभारी मंत्री थे, तो उनके खेमे का ये कहना था कि भाई मैं प्रभारी मंत्री हूँ, मेरा काम है मुंबई का विकास कार्य देखना, इसलिए मैं देख रहा था और इनके पास में विकास की एजेंसी थी। लेकिन ये बात एकनाथ शिंदे को खटक रही थी और उनको लग रहा था कि भले ही वो मंत्री बन गए हो, लेकिन मंत्री जैसे कोई अधिकार तो है नहीं, सब कुछ तो आदित्य ठाकरे ही कर रहे हैं। तो ये कारण था। अगली बात ये थी कि पार्टी में इतना बड़ा कद था, उनको लग रहा था मैं तन मन धन से पार्टी की सेवा कर रहा हूं, लेकिन मुझे इज्जत नहीं मिल रही है, और जो उद्धव ठाकरे का इनर सर्कल है उसमें उनको जगह नहीं मिल पा रही थी। तो इससे वो बड़ा जो है मतलब दुखी महसूस कर रहे थे और अपमानित भी महसूस कर रहे थे। तो ये कारण था जिसकी वजह से उद्धव से वो चिढ़ गए थे। अब आपने पूछा कि कैसे हुई आगे बगावत, ये क्यों हुई बगावत, ये मैंने आपको बता दिया। तो बगावत हुई 20 तारीख को, 20 जून के दिन विधान परिषद के चुनाव थे। तो जब विधान परिषद के चुनाव थे विधान भवन में, तो उस वक्त उद्धव ठाकरे अपने एंटी चैम्बर में बैठकर, उद्धव ठाकरे थे और एक दो नेता थे जो जूनियर थे एकनाथ शिंदे से, उन लोगों के साथ में बैठक कर रहे थे और विधायकों को पर्ची दे रहे थे कि किस पैटर्न में वोटिंग करनी है। एकनाथ शिंदे जब वहां गए तो उनको अंदर ही नहीं बुलाया गया, उनको बाहर ही रुका के रखा गया, उनसे मिले ही नहीं। इससे एकनाथ शिंदे बड़े भड़क गए और फिर उन्होंने देवेंद्र फडणवीस को फोन किया और देवेंद्र फडणवीस को भी आइडिया आ ही रहा था कि इनके बीच में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। देवेंद्र फडणवीस ने अमित शाह को फोन किया, अमित शाह ने फिर जेपी नड्डा से संपर्क किया और फिर आगे की पूरी प्लानिंग बनी। इसके बाद इनको बताया गया कि आपको गुजरात निकलना है, ये अपने साथ कुछ विधायकों को लेकर, 20 विधायकों के करीब और कुछ निर्दलीय, 20 शिवसेना के विधायकों को और कुछ निर्दलीय विधायकों को लेकर ये सूरत चले गए। फिर सूरत में एक दिन और एक रात रहने के बाद में फिर यहाँ से गुवाहाटी गए और फिर धीरे धीरे इनके साथ में और विधायकों का जुड़ना शुरू हो गया। तो पहले जो 20 विधायक थे, आखिर में वो 39 विधायक हो गए और इसके अलावा इनके पास में 10 निर्दलीय विधायक भी आ गए इनके साथ में। और जब आगे चल के जब इनका विश्वास मत पर जब मतदान हुआ तो एक और विधायक इनके साथ में जुड़ गया। तो यानी कि अब कुल मिलाकर जो शिवसेना के 55 विधायक थे महाराष्ट्र विधानसभा में, 55 में से 40 विधायक इनके साथ में आ गए। तो कुछ इस तरह से अंजाम दिया गया था। कितनी गहराई के साथ जितेंद्र जी की स्टडी इस पूरे प्रकरण पर है। तमाम सारी बातें उन्होंने इस पुस्तक में लिखी है। अगर मैं आपको सारी बातें बता दूंगा तो फिर पुस्तक कौन पढ़ेगा। बहुत सारी बातें हैं, तमाम सारे सवाल हैं जो अनछुए हैं और आपके मन में भी उठते हैं कि क्यों, क्या आदित्य ठाकरे को उद्धव ठाकरे अगला सीएम बनाना चाहते थे? क्या शरद पवार एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री नहीं बनने देना चाहते थे, इसलिए उन्होंने उद्धव ठाकरे को बनाया?
तमाम सारे ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब आपको इस पुस्तक में मिलेंगे। तो मुझे लगता है जितेंद्र जी, आपने बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें कही है और बहुत सारी बातें अनछुए पहलू इस किताब के अंदर है। तो मैं चाहता हूँ कि आप सब लोग इस पुस्तक को पढ़ें। महाराष्ट्र की सबसे बड़ी बगावत जो है जितेंद्र दीक्षित जी द्वारा लिखी गई है। जितेंद्र जी, कहाँ कहाँ अवेलेबल है बताइए। देखिए, ये अमेजॉन जैसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से तो उपलब्ध ही है ही। और मुझे लगता है कि अगले हफ्ते 10 दिन में जो तमाम जहां पर हिंदी किताबें मिलती हैं, उन तमाम बुक स्टोर्स पे मिल जाएगी। प्रभात प्रकाशन जो हिंदी का बहुत ही बड़ा नामचीन पब्लिकेशन है, उन्होंने इनको प्रकाशित किया। इनका डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क भी अच्छा है, तो मुझे लगता है कि ये हर जगह उपलब्ध होगी। जहां जहां पर हिंदी की किताबें मिलती हैं वहां सब जगह मिलेगी। लेकिन मेरा सुझाव ये है कि इसको ऑनलाइन अगर मंगाते हैं तो जल्द से जल्द आपके पास से पहुंच जाएगी, क्योंकि बुक स्टोर्स पर पहुंचने में अभी थोड़ा वक्त लगेगा। बहुत अच्छी इंटरेस्टिंग बुक है। अगर आप पढ़ेंगे तो आप राजनीति में रुचि रखते हैं, राजनीति के घटनाक्रमों को अंदरूनी तौर पर जानना चाहते हैं, तो वरिष्ठ पत्रकार एबीपी न्यूज के मुंबई से जितेंद्र दीक्षित तमाम सारी किताबें इसी तरह की लिखते हैं। और इस किताब में निश्चित तौर पर जब आप पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि राजनीतिक घटनाक्रम महाराष्ट्र का कितनी तेजी से घूमा, क्यों घूमा और क्या कारण है। बहरहाल जितेंद्र जी, बहुत अच्छी जानकारी आपने दी है और उम्मीद है कि हम इस किताब के माध्यम से महाराष्ट्र की राजनीति के इस बगावत के बारे में जानना और सोचना अच्छे से प्रयास करेंगे। बहरहाल हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद जोशी जी। आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। सुनील जोशी को दीजिए इजाजत। नमस्कार।